इधर देखो, आज अपन लोग पढ़ेंगे एनर्जी, है ना। नॉर्मली हम लोग एनर्जी के बारे में जानते हैं, है ना। अपन को पता है एनर्जी क्यों जरूरत है, और एनर्जी अपन को पता है कि हमारी बॉडी में एक एनर्जी होती है ना। काम करने की जो एबिलिटी है उसे ही अपन एनर्जी बोलते हैं बेसिकली। अपन कितना काम कर सकते हैं वो हमारी एबिलिटी है ना। गुड। तो देखो यार, तो कोई बॉडी या कोई वस्तु कितना काम कर सकती है या उसके पास कितनी एबिलिटी है काम करने की, उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं। किसी बॉडी के काम करने की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। कोई बॉडी कितना काम कर सकती है, हर बॉडी में एक सर्टेन कैपेसिटी होती है। कोई 15 मिनट पढ़ता है, कोई 10 मिनट पढ़ता है, कोई 5 ही मिनट पढ़ता है, कोई 2 मिनट, किताब खोलते ही नींद आ जाती है। तो ये सबकी अलग अलग कैपेसिटी है ना। तो वैसे ही है। तो अपन लोग यहाँ पे एनर्जी को पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो किसी बॉडी के लिखा है द टोटल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय बॉडी इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता है उसे अपन क्या बोलते हैं, वो कितना काम कर सकती है ना। कार्य करने की कुल क्षमता को, उस वस्तु को ऊर्जा कहते हैं। तो अब ऊर्जा का मतलब एनर्जी का जो मेजरमेंट है वो वर्क ही है कि अपन कितना काम कर सकते हैं। एक 10 जूल का काम कर सकता है, एक 50 जूल का काम कर सकता है, मतलब उसके पास 50 जूल की एनर्जी है, एक के पास 10 जूल की एनर्जी है। तो इनडायरेक्टली जो एनर्जी का जो मेजरमेंट है वो वर्क ही है। कोई बॉडी कितना वर्क कर सकती है वो उसकी एनर्जी है ना। तो ये लिखा है मेजरमेंट ऑफ वर्क। वर्क को कैसे मेजर करेंगे, द एनर्जी ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क विच द बॉडी कैन डू। कोई बॉडी कितना काम कर सकती है वही उसकी एनर्जी है या उसकी एनर्जी का मेजरमेंट है। मतलब जो ज्यादा वर्क कर सकता है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, जो कम करेगा उसकी एनर्जी भी कम होगी, है ना। मतलब हाई द वर्क हाई द एनर्जी। मतलब अगर कोई लो वर्क करता है, मतलब कम वर्क करता है, मतलब उसकी एनर्जी भी कम मानी जाएगी। तो ये डेफिनेशन जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अभी तक लिखो तो फिर आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, ये जो मेजरमेंट ऑफ वर्क लिखा है, ये थोड़ा इसको सुधार लो। ये मेजरमेंट ऑफ एनर्जी है, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। यहाँ ऊर्जा लिख रहे हैं, ऊर्जा का मापन लिखा ही है, ऊर्जा का मापन। अच्छा देखो, अब एनर्जी को हम लोग वर्क से ही मेजर करते हैं। मैंने जैसे बताया, जितना ज्यादा वर्क उतना ज्यादा एनर्जी, या कोई बॉडी जितना काम कर सकती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। अच्छा, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, इसका नाम ही है, क्योंकि ये वर्क है एक प्रकार से, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल ही। मतलब एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होगी। तो ऐसा यूनिट जूल है, और अगर बोला जाए सीजीएस यूनिट तो अर्ग होता है। तो इसकी ऐसा ही जो यूनिट है वो होती है जूल। ठीक है, बड़ा जे लिखेंगे सिंबल में, ऐसा ही यूनिट है ये। हिंदी में इसे जूल ही बोलते हैं, जूल। और इसकी सीजीएस यूनिट पता ही है फिर, अर्ग। अर्ग बोलते हैं, अर्ग को हिंदी में भी अर्ग ही बोलते हैं। और अगर याद हो तुम लोग को, 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है, ये लिखवाए, करवाया भी था। 1 जूल बराबर होता है, ये अभी लिख लो, वहां नहीं लिखा शायद वर्क में। 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग होता है। ये रिलेशन है, क्या रहता है 1 kg, 1 इज इक्वल टू 1000, क्या बाद में पूछेगा। ये लिख लिए। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला ये बीमी सूत्र है, बीमी सूत्र है। बीमी सूत्र क्या आएगा बताओ, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका, बीमी सूत्र जो वर्क का होता है। वर्क का क्या होता है, यम एल स्क्वायर टी की पावर -2, यही होता है ना, ये वर्क का है। तो इसका एनर्जी का भी यही होगा। ये सब छोटी मोटी चीजें याद रखना, अलग से मतलब फिर नहीं बताएंगे। कि कहीं भी किसी भी समय पूछी जा सकती है, सुबह शाम रात दिन रात, एग्जाम जहाँ भी, तिमाही चमाही जो भी दोगे तुम लोग एग्जाम, कहीं पूछ लेते हैं सब चीजें। अब देखो एनर्जी अब पढ़ेंगे जो अपन लोग
जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़े। ये लोग लिख तो रहे, लिख गए, चलो आ जाओ। तो अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? इसे हिंदी बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना अपन को, यांत्रिक। मैकेनिकल वर्ड सुना होगा, हिंदी में नहीं सुना होगा, यांत्रिक नहीं सुना होगा, है ना? इंजीनियरिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? इंजीनियरिंग को है हिंदी में। इंजीनियर को क्या बोलते हैं हिंदी में? बताओ, इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये तो इंग्लिश वर्ड है इंजीनियर, है? यांत्रिक, उसे अभियंता बोला जाता है। अभियंता देख रहा, किसी भी जो लिखा होगा सीनियर, वही उसमें लिखा होगा वरिष्ठ अभियंता, है? सीनियर इंजीनियर, एक होगा वो होता है जूनियर इंजीनियर, कनिष्ठ अभियंता। अभियंता बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी में इंजीनियर को। ऐसे ही मैकेनिकल बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर। यांत्रिकी वो होता अभियंता, होता है यांत्रिक अभियंता। मतलब हिंदी वर्ड है ये, यांत्रिक बोलते हैं। और हिंदी में लिखे जाता है, प्योर हिंदी ही लिखा जाता है। सरकारी जो गाड़ियों में नाम लिखा होगा ना, अगर सरकारी कोई इंजीनियर होगा तो उसे लिखा होगा वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, ऐसा लिखा होगा, है? वरिष्ठ नहीं होता, सीनियर, एक होता कनिष्ठ, जूनियर, ये सब हिंदी वर्ड है। ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं हिंदी में? ट्रांसफार्मर सुना है वर्ड? अभी पढ़ोगे 12th में। ट्रांसफार्मर का नाम हिंदी में, इसको परिणाम मित्र बोलते हैं, परिणाम मित्र। ये सब इंग्लिश वर्ड है ना, कुछ वर्ड इंग्लिश ही अच्छे लगते हैं वैसे। जैसे अब ये हिंदी बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बचपन से तुम लोग यही सुनते आ रहे हो, इसलिए वो तुमको लगता है कि वो हिंदी वर्ड है, वो हिंदी वर्ड नहीं है। हाँ भाई चलो ठीक है, ये तो इंग्लिश है, उसकी क्लास हो गई हिंदी की। यहाँ देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी में दो तरह की एनर्जी आती है, या किसी बॉडी में अगर ये दो प्रकार की एनर्जी है तो हम बोलेंगे उसमें मैकेनिकल एनर्जी है। उसमें आती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी भी मैकेनिकल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी भी मैकेनिकल एनर्जी है ना। तो अगर बोला जाए टोटल मतलब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ही ये दोनों आते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। दोनों को जोड़ेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है टोटल सम। जैसे अगर हम किसी बोल रहे हैं देखो एक्चुअली में ये दोनों टाइप है मैकेनिकल एनर्जी के, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हम तुमसे पूछते हैं बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी बताओ, तो हम लोग क्या बताएंगे? उसकी टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बताते हैं, दोनों को जोड़ के बताते हैं, तो वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है। अच्छा देखो, मैकेनिकल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन। मोशन के कारण बॉडी में जो एनर्जी होती है उसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और एक पोजीशन और स्टेट के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, लिखने पे ध्यान न दो, समझने पे ध्यान दो, क्योंकि ये चीजें आएंगी। फार्मूला तो सब लिखा हुआ है, बुक सब जगह मिल जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई बॉडी मोशन में होती है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो उसके पास जो एनर्जी है उसके पास मोशन के कारण, ड्यू टू इट्स मोशन, गति के कारण उसमें जो ऊर्जा है उसे बोलते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, किसी वस्तु में गति के कारण उसमें जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बोलते हैं। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी नाम ही है पोटेंशियल, है ना। जैसे हम बोलते हैं तुम्हें बहुत पोटेंशियल है, वो दिख नहीं रहा अभी है। पोटेंशियल मतलब वो अपने में एनर्जी है, वो दिख नहीं रही है। तो किसी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और क्यों होती है ये? इसमें लिखा हुआ है पोजीशन और स्टेट, दो तरह से होती है, पोजीशन और स्टेट के कारण होती है। जैसे एक होता है स्प्रिंग वगैरह, देखो स्प्रिंग को अपन जैसे नॉर्मल स्प्रिंग है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर अपन स्प्रिंग को खींच देंगे ना, स्ट्रेच कर देंगे, तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है, उसको अपन बोलेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। स्प्रिंग को खींचने पर, खींचते हो कभी
छोटी पेन की स्प्रिंग भी खींचा होगा, वो तो छोटी सी तो खींच जाती है, लेकिन अच्छी बड़ी स्प्रिंग जैसे ट्रेन वगैरह में देखो बड़ी बड़ी स्प्रिंग लगी होती है, या कोई बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती है क्रेन वगैरह में, उसमें भी स्प्रिंग लगी हुई है, उसमें ऐसी छोटी वाली स्प्रिंग नहीं लगी रहती, इतनी मोटी मोटी स्प्रिंग लगी, तुम्हारे हाथ के बराबर इतनी मोटी मोटी स्प्रिंग होती है, ऐसी हेलिकल शेप में रहती है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी स्प्रिंग रहती है ऐसे, उस स्प्रिंग को तो अपन खींच ही ना पाएंगे, है ना। ट्रेन वगैरह में लगे होते हैं, अपनी गाड़ी में लगी हुई है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जब सॉकअप बोल देते हो, जिससे अपन को शॉक ना लगे, झटका ना लगे, स्प्रिंग लगी होती है ना, वो बड़ी बड़ी स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग को क्या होता है, जब अपन किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में खींचने पर उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे स्प्रिंग को अगर कंप्रेस कर दे, दबा देंगे, तब भी उसमें एक एनर्जी आएगी। स्प्रिंग को खींचने पर या दबाने पर, नॉर्मल पोजीशन से अगर उसको दबा दोगे या नॉर्मल पोजीशन से उसको खींच दोगे तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने क्या किया, हमने उसकी स्टेट को चेंज किया है, स्टेट को कंप्रेस कर दिया, मतलब लंबा कर दिया, या कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया, हमने उसकी स्टेट को चेंज किया है। दूसरा होता है पोजीशन। पोजीशन के कारण कैसे एनर्जी आती है, जैसे देखो नॉर्मल पानी जो बहता है उसमें एनर्जी बहुत कम होती है, या हम बोलते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना, उससे लाइट या इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई जा सकती। उसके लिए अपन क्या करते हैं, उस पानी को हम लोग एक बहुत बड़े डैम में इकट्ठा करते हैं, और डैम ऐसे जमीन में नहीं बना दिया जाए, मैदान में नहीं बनता कभी डैम। डैम कहाँ बनता है, जहां ऊंचा स्थान होता है, बहुत ऊंचे स्थान पे डैम बनाया जाता है। देखना नॉर्मल जगह मैदान में कभी डैम नहीं बनेगा, उसका पानी का प्रेशर ही नहीं रहेगा। तो पहले उसको डैम में स्टोर करते हैं हम लोग। अब डैम में स्टोर कर दिए पानी को, हमने स्टोर कर दिया, ग्राउंड से उसको किसी हाइट पे जाके ले गए, मतलब वो अपने आप स्टोर कर दिया किसी भी तरीके से, मतलब वो ग्राउंड से किसी ऊपर किसी हाइट पर है पानी। तो पानी में एक एनर्जी है, वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पानी को हमने एक ऊंचे स्थान पे क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर है। वो एनर्जी अगर हम उस पानी को अब छोड़ेंगे कहाँ पे, उस पानी को टरबाइन पे गिराते हैं तेजी से, तो पानी गिरता है टरबाइन पे, टरबाइन पे गिरेगा तो टरबाइन घूमेगा, फिर वो बिजली आएगी, बिजली बनेगी तो वो हमारे घर तक आएगी, फिर हम लोग उसको बढ़िया टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे चार्ज करके। ये तो कन्वर्जन हुआ एनर्जी का, लेकिन बेसिकली वो क्या थी, जो पानी में जो एनर्जी स्टोर है डैम में, वो कौन सी एनर्जी है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि हमने एक्चुअली में ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ वर्क किया होगा, पानी को हम ऊपर की तरफ ले गए हैं और स्टोर कर दिया है। ऐसी नॉर्मल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ग्राउंड में, एक ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर कोई एनर्जी नहीं है, ये इसकी एनर्जी जीरो है, लेकिन अपन इसको उठा के किसी एक प्लेटफॉर्म पे रख दें, यहाँ पर इसको उठाएंगे, उठा के हम यहाँ पे रख दें इस ऑब्जेक्ट को, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये इसको उठाने में हमने, क्योंकि इस पे ग्रेविटी, धरती माता नीचे की तरफ बल लगा रही है कि नहीं लगा रही, धरती माता इसको नीचे खींच रही है, हमने इसको जबरदस्ती उठा के कहाँ ले गए हैं, ऊपर की तरफ ले गए हैं। मतलब हमने इस ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ वर्क किया होगा, क्योंकि पत्थर अपने आप ऊपर तो जाएगा नहीं, इसको ऊपर तक ले जाने के लिए हमने वर्क किया होगा। किसी भी तरीके से करो, बड़ा पत्थर है तो मशीन से उठा देंगे, या छोटा से तो हम उठा के रख दें। तो जो हमारे यहाँ या पानी की टंकी वगैरह है घर में छत के ऊपर रखी हुई है, उसमें भी एक एनर्जी स्टोर है, क्योंकि अगर वो पानी किसी के ऊपर गिर जाए, एकदम से अगर फूट जाएगी टंकी और किसी के ऊपर पानी गिरेगा, काम तमाम हो ही जाएगा। मतलब ये जो एनर्जी रिलीज जब होगी ना, ये एनर्जी, अभी ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ, जैसे इसको इस सपोर्ट को हटाएंगे तो ये गिरेगा नीचे की तरफ, और गिरेगा तो कुछ वर्क होगा, है ना। तो यही चीज होता है, या जब से कोई ऊंचे स्थान से कोई चीज अपने ऊपर गिरती है तो अपन को दर्द होता है, क्यों, वो हम पर कुछ वर्क करती है, क्योंकि हमने उसको यहाँ तक ले जाने के लिए कुछ वर्क किया, तो जब वो नीचे आएगी तो उतना वर्क हमको वापस मिलेगा। अगर इसको हम ऊपर ले जाने में 100 जूल का काम कर रहे हैं, तो जब ये नीचे आएगी यहाँ पर, तो वो 100 जूल का काम हमको देगी। इसका मतलब जैसे हमने पानी को ऊपर उठा के ले गए तो हमने कुछ वर्क किया होगा, तो जब पानी नीचे गिरेगा तो वो एनर्जी वापस हमको मिलेगी। नहीं समझ आ रहा है, तो इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप की होती है, लेकिन जनरल डेफिनेशन ये है, तुमको बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। कुछ पोटेंशियल अभी इस साल पढ़ोगे, जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। जैसे स्प्रिंग को खींच सकते, ऐसे रबर वगैरह होती है ना, रबर भी खींच जाती है, लोहा भी खींचता है, भले कम खींचता है लेकिन लोहा भी खींचा जा सकता है। लोहे के भी खींचते हैं तो लोहे में भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, रबर को खींचोगे तो रबर में भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के टाइप हैं। तो लेकिन जनरल डेफिनेशन यही है सबकी, चाहे वो अभी आगे चल के 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, है ना,
तो ये अलग अलग टाइप के हो जाते हैं वहाँ पे, लेकिन सब पोटेंशियल एनर्जी के टाइप है, लेकिन डेफिनेशन सबकी यही रहती है, बेसिक डेफिनेशन सबकी यही है। तो क्या हो गई है पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो गई, किसी बॉडी को, किसी बॉडी में या किसी वस्तु में उसकी क्या बोलते हैं पोजीशन या फिर स्टेट के कारण जो एनर्जी होती है वो किस स्टेट में है, नीचे से कितने ऊपर है, या उसको अपन ने कितना दबाया हुआ है, कितना खींचा हुआ है, तो उसके कारण जो उसमें जो एनर्जी आ रही है स्टेट मतलब जैसे अपन बोल रहे हैं ना अभी, जैसे स्प्रिंग है नॉर्मल स्टेट पे है, उसको दबा दिए कंप्रेसिंग स्टेट में हो गई, खींच दिए तो एलोंगेशन स्टेट में है, तो वो स्टेट होती है। स्टेट को अपन कन्फिग्रेशन ही बोलते हैं, किस कन्फिग्रेशन में है वो, ठीक है। स्टेट को हम लोग कई बार कन्फिग्रेशन भी बोलते हैं, कन्फ्यूग्रेशन मतलब इसका कन्फिग्रेशन क्या है, शेप साइज क्या है। गुब्बारे वगैरह को दबा देते हैं अपन लोग, दबाएंगे तब भी उसमें एनर्जी होगी, है ना। तो ये सब कन्फिग्रेशन के कारण होता है, मतलब किसी बॉडी के शेप साइज को चेंज कर देंगे तब भी उसमें एनर्जी आ जाती है। स्प्रिंग को हमने दबा दिया, छोटा कर दिया तो एनर्जी आ गई, स्प्रिंग को खींच दिया मतलब आपने उसकी स्टेट को चेंज किया है, कन्फिग्रेशन को चेंज किया है ना। तो किसी बॉडी के कन्फिग्रेशन के कारण या उसकी पोजीशन का उसमें जो एनर्जी होती है उसे कौन सी एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये जनरल डेफिनेशन है। अभी फिर अपन इनके टाइप भी पढ़ेंगे अभी आगे चल के, जब जहाँ जहाँ पे जो आएगा उसको पढ़ेंगे। अभी अपन यहाँ पे एक स्प्रिंग पोटेंशियल पढ़ेंगे आगे चल के, फिलहाल अभी तो पहले इनको डेफिनेशन लिख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ इधर आ जाओ, आगे बढ़े। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ये डेफिनेशन तो अपने समझ ली, इसका कोई फार्मूला वगैरह होता होगा, कैसे निकालते हैं फिजिक्स में, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला अपन देखने वाले हैं। तो डेफिनेशन तो अपन समझ गए हैं। तो अब काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो काइनेटिक एनर्जी पढ़ने वाले अपन। तो डेफिनेशन तो मैंने बता ही दिया इसकी, काइनेटिक एनर्जी को अपन पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी तो डेफिनेशन तो तुम लोग लिख ही चुके हो। अब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे करेंगे, मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको शॉर्ट में मैं ऐसे लिख रहा हूं। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का जो सिंबल है इसको अपन लोग कई लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहां पे ऐसा थोड़ा ना है, यहाँ जहाँ नाम ही पता चल जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी है कि टेम्परेचर है, ऐसा थोड़ा ना। इंग्लिश में तो 26 लेटर ही हैं और फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारी है, तो कुछ तो कॉमन तो हो ही करेगा ना। तो अपन को कहाँ पे क्या समझना है वो तो समझेंगे। देखो सर काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कई लोग लिखेंगे ई फॉर एनर्जी और के फॉर काइनेटिक, ई के लिख देते हैं। और एक शॉर्ट में जैसे काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया शॉर्ट में, ऐसा कोई वो नहीं होता है, अपन समझ शॉर्ट लिखना ना पड़े। काइनेटिक एनर्जी आलसपन का नतीजा है, तो के डॉट ई लिख दिया, ये सिंबल नहीं है कोई, ये तो अपन ने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म, इसका लिख दिया काइनेटिक एनर्जी का के डॉट ई। तो ये के लिखते हैं या ई के लिखते हैं, ठीक है, तो वो देख लेना है ना अपने हिसाब से। ये सिंबल है काइनेटिक एनर्जी का। अब मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक ये कैसे करेंगे, अब काइनेटिक एनर्जी को ऐसे मेजर करेंगे, किसी बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी है कैसे मेजर किया जाएगा। जैसे कोई बॉडी चल रही है तो उसके पास कितनी एनर्जी है, कैसे मेजर करेंगे उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई बॉडी अगर चल रही है तो उसको रोकने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो हमें उसको रोकना है, उसकी स्पीड को जीरो करना है या वेलोसिटी को जीरो करना है, तो उसको रोकने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा। अगर मान लो हमने उसे रोकने के लिए 10 जूल का काम किया, इसका मतलब उसके पास 10 जूल की एनर्जी रही होगी। अगर उसको रोकने के लिए 10 जूल का काम करना पड़ रहा है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी कितनी होगी, 10 जूल रही होगी। नहीं समझ आया। इसका उल्टा अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, देखो जैसे अगर यहाँ चल रही थी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी और इसको रोक दिया अपन ने, इसकी स्पीड जीरो कर दिया, वेलोसिटी जीरो कर दिया, और मान लो सपोज करो इसको 100 जूल का काम करना पड़ रहा है इसको रोकने के लिए, तो इसका मतलब इसको रोकने के लिए हमने कितना जूल का काम किया, 100 जूल का। इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, 100 जूल। इसका उल्टा अगर ये बॉडी रेस्ट पर थी, इसका उल्टा समझो, रेस्ट पर थी, तो रेस्ट से इसको 10 मीटर की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड देने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, इतना ही तो करना पड़ेगा ना वापस। अगर हाँ सीधी बात है,
अगर 10 की स्पीड से चल रही है और इसको रोकने के लिए अगर 100 जूल का काम करना पड़ रहा है, तो अगर ये 0 पर होगी, इसकी स्पीड 0 है, तो 0 से 10 करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? 100 ही तो करना पड़ेगा ना। तो ये दोनों तरह से मेजर कर सकते हैं, चलाने के लिए हमको कितना काम करना पड़ता है या फिर उसको रोकने के लिए कितना काम करना पड़ रहा है, दोनों तरह से मेजर किया जा सकता है। तो इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज kinetic energy of body is the amount of work done to bring क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज द काइनेटिक ऑफ द बॉडी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring it काइनेटिक ऐसे लिख दूं? हाँ ठीक है, मोशन ही लिखो। स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। देखो सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग इट रेस्ट स्टेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब ये चल रही थी तो उसको रोकने के लिए, मतलब मोशन से इसको कौन सी स्टेट में लाना है? रेस्ट स्टेट में लाना है। तो गति अवस्था से इसको विरामावस्था में लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? वही हो जाएगी इसकी क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो देखो इसको उल्टा ही बोल सकते हो, फ्रॉम स्टेट ऑफ मोशन टू स्टेट ऑफ रेस्ट भी बोल सकते हो, उल्टा भी बोल सकते हो ना। देखो अपन कहाँ लाना है? इट रेस्ट स्टेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ मोशन। मोशन से हमको कहाँ पे लाना है? रेस्ट स्टेट पे। इसका उल्टा ही बोल सकते हो, टू क्या बोल सकते हैं इसमें? मतलब मोशन से रेस्ट में लाए। हाँ, उल्टा ही बोल सकते हैं अपन इसको, रेस्ट से मोशन में ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। इसको बोल सकते हैं ब्रिंग इट फ्रॉम स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट, उल्टा ही बोला जा सकता है। चली है मतलब रुकी हुई तो चलाने के लिए कितना काम करना पड़ रहा है, या फिर चल रही तो रोकने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। दोनों प्रकार से इसकी एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, चलो इसको फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। देखो मान लो एक बॉडी है, m मास की है, उसकी वेलोसिटी v है। इधर देखो, ठीक है, एक m मास की बॉडी है, v वेलोसिटी चल रही है और इसको रोकना है। रोक दिए तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। अब स्पीड हो गई 0। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? u लेंगे ना। अरे वो u का मतलब नहीं, कुछ भी होगी ना। अब v का मतलब वेलोसिटी है, अभी उसको जो तुम मान रहे हो, अभी इसकी स्पीड v है, इनिशियल स्पीड अपन ने v माना है और फाइनल रुक गई है तो 0। फाइनल स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अभी मान लो ये v वेलोसिटी से चल रही थी और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। और मान लो इसको यहाँ से जब अपन ने ऐसे चल रही थी, यहाँ कोई फोर्स लगाया होगा रोकने के लिए। किस तरफ लगाया होगा? इधर जा रही तो अपन ने फोर्स इधर कहीं लगाया होगा। सपोज करो ये s डिस्टेंस चल के रुक गई, तो देखते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा। अच्छा, काम कैसे निकालोगे? वर्क निकालने का फार्मूला होता है कुछ?
अपन ने पढ़ा हुआ वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। या दूसरा तरीका, देखो हमको इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड पता है और डिस्प्लेसमेंट भी पता है, तो कौन सी इक्वेशन लगा के एक्सीलरेशन निकाला जा सकता है? हमको एक्सीलरेशन चाहिए ना। देखो पहले मुझे एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन से मैं निकालूंगा फोर्स, क्योंकि फोर्स होता है ma, फिर जब फोर्स आ जाएगा तो मैं क्या निकाल लूंगा? वर्क। तो 3 स्टेप में निकलेगा वर्क। पहले a निकलेगा, a से f निकलेगा, f होता है ma, फिर वर्क निकलेगा, वर्क क्या होता है? f इंटू एस। तो मुझे क्या चाहिए? पहले उसका एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा मास से। देखो ना उनको मतलब ही नहीं है, वो वहां देख रहे हैं। मैं कुछ सिखा रहा हूं ना, कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले हमें एक्सीलरेशन चाहिए, जब एक्सीलरेशन आ जाएगा तो मैं मास से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लूंगा? फोर्स, और जब फोर्स आ जाएगा तो मैं वर्क निकाल लूंगा। फोर्स क्या, वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो हम निकालें इस बॉडी में कितना एक्सीलरेशन आया, तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं? थर्ड, क्योंकि मुझे क्या पता है? इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है, तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूं? एक्सीलरेशन। तो अपन लगा रहे हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? यही होता है। ऐसे याद नहीं रखना, v u याद मत रखो। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब बताओ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v है, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, सॉरी v का स्क्वायर, यही आएगा ना। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अभी मैं इसको लिख देता हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v स्क्वायर 2a, s कितना? s तो हमें s तो दिया है तो s है। अब यहाँ से देखो a की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। किसकी वैल्यू निकालना है हमें? a की वैल्यू निकालना है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसको याद ना, ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसके हिसाब से ये इनिशियल वेलोसिटी है, लिखा है ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास। तो ये लग जाएगी इक्वेशन। तो अपन ने क्या लगा दिया? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as। अब मेरे को बताओ ये वर्क कितना होगा यहाँ पे? एक्सीलरेशन। अपन को a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू चाहिए तो ये तो 0 हो गया, 2as। तो a की वैल्यू चाहिए तो क्या करें हम लोग? इसको उधर ले जाए। तो क्या इक्वेशन थी? v स्क्वायर प्लस 2as। तो a की वैल्यू चाहिए तो इसको उधर ले जाओ, तो 2as बराबर माइनस v स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? v स्क्वायर अपॉन में 2s। ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन। आया कि नहीं आया? अब बॉडी का मास m है, इस बॉडी का मास कितना है? m। तो इसको रोकने के लिए अपन ने कितना फोर्स लगाया होगा? फोर्स ऑन बॉडी या ऑब्जेक्ट F इज इक्वल टू ma। तो इसमें a से और मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा? यही आएगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने इक्वेशन सही लिखी, गलत लिखी? ये वाली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन तो सही लिखी ना? ओके। ठीक है। इस पर देखो ये आ गया यहाँ तक, ये क्या आ गया? फोर्स आ गया। अब वर्क क्या निकलेगा? वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई। इसको रोकने के लिए हमने कितना वर्क किया? वर्क डन। तो वर्क डन डायरेक्ट लेते हैं, W बराबर F इंटू एस। सही है कि नहीं? तो F डॉट एस होता है वर्क। तो देखो जरा ध्यान से, अगर बॉडी इधर जा रही है तो हमको फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो बॉडी इधर जा रही है तो फोर्स हमको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक पता है Fs cos थीटा होता है ना, याद है? F डॉट एस। तो हमको ये लिखा पड़ेगा S cos 180
थीटा की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 180। तो अब वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू कितनी है -mv² अपॉन 2s, एफ की वैल्यू हो गई, और एस की जगह तो एस लिखना है, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। इसको पहले यहीं कर लेना, या तो देखो इधर अभी तो कट जाएगा, एक स्टेप, चलो रुक जाओ, मैं एक स्टेप रुक के करते हैं। cos 180 की वैल्यू -1 रख देते पहले, सही कर रहे थे, कोई दिक्कत। यहाँ पे cos 180 की वैल्यू रख दो -1, तो हो जाएगा -fs, हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 रख दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, ये इक्वेशन मान लो 1 है और ये 2 है, तो बाय इक्वेशन 1 और 2 क्या आएगा, यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर दो, f की वैल्यू कितनी है -mv² अपॉन 2s, और ये वाला माइनस तो ऑलरेडी रहेगा ना, ये तो इसका माइनस है, f का माइनस है -mv² अपॉन और इंटू s, तो देखो s से s कट गया और माइनस माइनस क्या आया, कितना वर्क आया mv²/2। और अपनी डेफिनेशन के अनुसार क्या है, अपनी डेफिनेशन यही बोल रही है कि रोकने के लिए जो काम करना पड़ेगा वही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब यही जो वर्क है वो क्या है, दिस वर्क विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, हमारी डेफिनेशन है। तो हम लिख देंगे दिस वर्क विल इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट। और अगर काइनेटिक एनर्जी है तो इस वर्क को हम लोग K लिख सकते हैं, इसको K लिख देंगे, K बराबर mv²/2। इसको ऐसे लिख देंगे थोड़ा स्टाइलिश तरीके से, ऐसे, एक ही बात है ना, हाफ मार खाना है, K = हाफ mv²। फिजिक्स का एक लौता फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, कहीं भी हो दुनिया में कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी का एकमात्र फार्मूला हाफ mv²। इसके पहले एक फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, mv²/r पढ़े थे, अभी कंफ्यूज जाओगे नहीं तो बाद में बोलोगे mv², वहां mv²/r रहता रहा, यहाँ पे क्या है mv²/2 है, अंतर है दोनों में। नीचे अगर r रहेगा तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन अगर 2 है तो वो काइनेटिक एनर्जी है। दोनों का मीनिंग अलग है और फार्मूले भी अलग है, लेकिन फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में, चाहे 11th पढ़ो चाहे 12th पढ़ो, एकमात्र फार्मूला है, सदाबहार फार्मूला है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हर जगह लगेगा ये, और बिल्कुल लगा सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है काइनेटिक एनर्जी का, एक ही मात्र फार्मूला है हाफ mv²। m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। कई बार हम स्पीड भी बोल देते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो स्पीड भी बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे v होता है वेलोसिटी, जब कोई चेंज ना है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का, हमेशा यही लगाएंगे, और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है, कई बार हमसे पूछते हैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछते हैं। हाँ, प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू हाफ mv² बोलेंगे एग्जाम में, करना पड़ेगा, इसको नोट कर लो। नहीं है टफ इसलिए है क्योंकि उसमें सब लगता है, जितना पढ़ोगे उसके पहले तक जितना पढ़ोगे सब लगेगा उसमें, रोटेशनल मोशन में, इसलिए टफ हो जाता है वो। ये लिख लिए ना, ये समझ में आ गया, इसमें m से मल्टीप्लाई कर दिए, एक्सलेशन ये था, m से कर दोगे तो फोर्स आ गया, तो वर्क डन, यहाँ वर्क डन लिख सकते हैं, वर्क डन ऑन बॉडी लिख सकते हैं कि अपन ने बॉडी पे कितना वर्क किया, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट या बॉडी लिख दो, ठीक है। ये आ गया यहाँ से यहाँ तक, जब f आ गया है, वर्क आ गया है, तो इसमें अपने f की वैल्यू को यहाँ पुट करने पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया, और यही जो वर्क होगा, यही जो कार्य होगा, इस वस्तु की क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा, k = हाफ mv²।